लंदन वाले ससुराल में गांव की बहू की पहली छठ पूजा। स्वीकृति बहू, त्योहारों का महीना चल रहा है और हमारे घर में ना कोई सजावट, ना कोई तैयारी और ना ही त्योहार वाली रौनक, कुछ भी नहीं है। हम तो लंदन आकर यहीं के हो गए हैं। तभी उसकी बहू बोलती है, ठीक तो है माँ जी, जैसा देश वैसा भेष। अब हम लंदन में रह रहे हैं तो हम यहीं के तौर तरीके सीखेंगे ना। लेकिन बहू, इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम अपने भारत को पूरी तरह से भूल जाएं। अपनी स्वीकृति, मर्यादा और अपना देश धर्म हम यहाँ आकर भूल तो नहीं सकते हैं। माँ जी, हम 3 सालों से कोई त्यौहार या कोई व्रत रख रहे हैं या नहीं, तो इस बार ही क्यों करें। आपको करना है तो अब मैं आपको रोक थोड़ी रही हूँ। आप कीजिए। स्वीकृति की बातों को सीधी कविता के दिल पर लग जाती है। कविता के परिवार को लंदन में रहते हुए 3 साल हो चुके थे और इन 3 सालों में उसके घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उसका बेटा, बहू और बेटी पूरी तरह विदेश के रंग में ढल चुके थे, जिससे कविता को अपने भारत में मनाए गए त्यौहार, बिताए गए सारे अच्छे दिन याद आ रहे थे। मेरा सामान पैक कर दे अंजलि, मैं कुछ समय के लिए कोनिका भाभी के घर जा रही हूँ। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, हो सकता है वहाँ मेरा थोड़ा मन लग जाए। माँ, आप भी अजीब हो, पता नहीं कैसे आपको लंदन में रहकर सभी त्योहारों के तौर तरीके याद आ रहा है और फिर उन्हें सोच सोच कर आप अपने मन पर बोझ बना लेती हैं। तो क्या करूँ बेटा, अब तो मेरा यहाँ एक एक दिन काटे नहीं कटता। मुझे बहुत याद आती है मेरे देश की। इस महीने में मेरा देश त्योहारों की चहल पहल और सजावटों से जगमगा रहा होगा और यहाँ तो सब तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। तभी उसकी बेटी बोलती है, ऐसा इसलिए है माँ क्योंकि यहाँ के लोग शांति पसंद करते हैं, शोर शराबा नहीं। कविता को अपनी बेटी की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसने खुद ही अपना सामान पैक किया और अपने बेटे के साथ अपनी भाभी कुनिका के घर चली गई। दोनों परिवारों के घरों के बीच कुछ ही दूरी थी। कुनिका का परिवार भी कविता के परिवार के साथ साथ बिजनेस के सिलसिले में लंदन आकर बस गया था और उन्हें भी भारत का चेहरा दिखे हुए 3 साल हो चुके थे। कुछ ही देर में गाड़ी कुनिका के दरवाजे पर आ पहुंची। अरे कविता दीदी, आप आइए। अचानक कैसे आई आप? कैसे आना हुआ? कुनिका ने कविता को सोफा पर बिठाया और फिर मेड से पानी मंगवाया। क्या बताऊं भाभी, आपको तो पता है हमारे कितने सारे त्यौहार आ रहे हैं और त्योहारों के महीने में इस तरह सूने घर में मेरा मन नहीं लग रहा था। लेकिन कविता दीदी, यहाँ तो कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है, इसलिए घर तो इस तरह लगेगा ही। आप इस बार ध्यान मत दीजिए। मतलब? तभी भाभी, क्या आप भी कोई त्यौहार नहीं मनाओगी? नवरात्रि, दिवाली, करवा चौथ, छठ पूजा कुछ भी नहीं? तभी उसकी भाभी बोलती, अरे बिल्कुल नहीं मनाऊंगी दीदी, और 3 साल हो चुके हैं मुझे तो ना तारीखें याद हैं और ना ही कोई त्यौहार। वैसे भी यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग के बीच में रहकर मैं अपना मजाक थोड़ी ना बनवाऊंगी। पर भाभी, मैं तो इस आस में आई थी कि आप सभी त्योहारों को मनाएंगे। ये क्या बोल रही हैं बुआ जी, यह लंदन है। यहाँ हम चाहते हुए भी अपने शोर शराबे और फैलावे त्यौहार को नहीं मना सकते हैं, इसीलिए हमारे इमेज पर फ़र्क पड़ेगा। बुआ, अब हम विदेश में हैं, इसलिए हमें वह सब अब भूल जाना चाहिए। भाभी चलिए, हम किसी अच्छे से सेलो से नेल्स करवा कर आते हैं और आते ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। इतना कहकर नताशा और दिया बाहर घूमने निकल गई। वहीं कविता की आखिरी उम्मीद थी कि अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। कुछ दिन गुजरे और आज करवा चौथ पर भी घर की किसी भी बहू ने व्रत नहीं रखा। इसी तरह बाकी ने त्यौहार भी निकल गए। नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ और अब दिवाली भी आकर चली गई। अब सिर्फ छठ पूजा ही बाकी थी और मुझे पता है कि उसका भी हर एक दिन इस तरह सूनेपन में गुजर जाएगा। कविता बालकनी में खड़ी हुई आसमान को देखकर रो रही थी। वहीं उसके भतीजे राघव ने उसे पीछे से इस तरह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वो भारी कदमों से अपनी बुआ के पास पहुंचा। अरे राघव बेटा, तू क्यों उदास हो रहा है? जब घर के बड़ों को इस सब पर कोई परवाह नहीं होती है तो तू भी मेरी इस तरह बात पर दिल पे मत लगा। बुआ, मैं आपको इस तरह उदास नहीं देख सकता, मुझसे आपकी यह उदासी देखी नहीं जा रही है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। राघव बिजनेस के सिलसिले में भारत गया हुआ था। दिन गुजर रहे थे और उसके साथ कविता का दिल और भी भारी हो रहा था। इस बार तो राघव ने इंडिया जाकर एक बार फ़ोन भी नहीं किया। पता नहीं क्या बात है, हो सकता है देवर जी को ज़्यादा काम हो इसलिए उन्होंने फ़ोन नहीं किया। मम्मी जी, पूरा परिवार बड़ी बेसब्री से राघव के आने का इंतज़ार कर रहा था। शाम तक राघव इंडिया के वापस आया, लेकिन उसके साथ एक शादीशुदा जोड़े में सजी हुई
सुंदर सी लड़की जिसे देखकर पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। राघव बेटा यह कौन है? उसकी माँ पूछती है। और इतने में ये कैसे कपड़े पहने हुए है? माँ यह मेरी पत्नी है अर्पिता, अभी कुछ दिन पहले ही हमने शादी की है। राघव की बात सुनकर पूरे परिवार को जोर का झटका लगा। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ देख राघव, यह कोई अच्छा मजाक नहीं है, इस सबको यहीं ख़त्म कर दे। माँ मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, अर्पिता सच में मेरी पत्नी है। माँ मुझे एक इंडियन लड़की से शादी करनी थी, लेकिन मुझे पता था कि आप इसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई। मैंने तो सोचा था कि मैं एक पढ़ी लिखी यहाँ की एक गोरी चिट्टी मॉडर्न बहू लेकर आऊँगी, लेकिन इसने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। हाय मैं क्या करूँ? यह आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया भैया। मैं आपके इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मैं इस लड़की को अपनी भाभी कभी नहीं मानूंगी। आपको अपनी करनी का बहुत जल्द पछतावा होगा। देवर जी सोचिए, जब आपके भैया और पापा को पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी। कुनिका, दिया और नताशा तीनों ही राघव पर खूब गुस्सा करके वहाँ से चली गई। वहीं अर्पिता को भी इस बात पर काफ़ी दुख हो रहा था कि तभी पूजा की थाल लिए कविता उनके दोनों के पास पहुँची। बहू चाहे जैसी भी आई है, नई बहू तो नई बहू ही होती है और हमारा कर्तव्य है गृह प्रवेश करना। कविता ने अर्पिता का गृह प्रवेश किया। अर्पिता एक नज़र में कविता को पहचान गई। उसने कविता के पैर छुए और उसे प्रणाम किया। प्रणाम बुआ जी। अरे तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी बुआ सास हूँ? वो राघव जी ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया था और आपको देखते ही मुझे समझ आ गया कि आप ही हमारी बुआ सास हैं। अर्पिता की बात सुनकर कविता को काफ़ी खुशी हुई। कविता को समझ आ गया था कि राघव ने अर्पिता से शादी क्यों की। रात को जब आलोक और सौरभ ऑफिस से लौट कर आते हैं तो अर्पिता को देखकर वह बहुत हैरान रह गए। राघव, कम से कम एक बार तो हमारे बात को रख लेते। अभी तो तूने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट ही किया था और तूने अपनी मर्जी से शादी भी कर ली। अरे ऐसी क्या भी जल्दी थी? भैया इस चीज़ के बारे में आपको पता ना हो उसमें आप बिल्कुल मत बोलिए। आपको सिर्फ बिजनेस दिखाई देता है, घर में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। अरे ऐसा क्या चल रहा है घर में? हाँ, जिसके लिए तूने इतनी जल्दी शादी कर ली, मेरे पास अभी इसका जवाब नहीं है भैया। धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहकर राघव अपने कमरे में चला जाता है। अर्पिता सफ़र में थक चुकी थी। मुझे पूरा यकीन था अर्पिता, हमने कुछ गलत नहीं किया है। सपने और हमारे इस घर को फिर से पहले जैसा बना दोगी। कुछ देर बाद राघव भी सो गया और अगले दिन अर्पिता की पहली रसोई की रस्म थी। अर्पिता की सुबह जल्दी आँख खुल गई। अर्पिता गांव की सीधी साधी लेकिन पढ़ी लिखी लड़की थी। अर्पिता के अंदर वह सारे गुण थे जो एक सास को अपनी बहू में चाहिए होते हैं। अर्पिता नहा धोकर तैयार होकर रसोई में गई जहां कविता उसका इंतजार कर रही थी। कविता बोली, मुझे पता था कि तुम जल्दी उठ जाओगी। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, इस घर में कोई इतनी जल्दी नहीं उठता है, इसलिए तुम जो बनाना चाहो बना सकती हो। तभी अर्पिता कविता की बात सुनकर काफ़ी खुश हुई और फिर उसने पहली रसोई का खाना बनाया जो कि बिल्कुल हिंदुस्तानी और गांव के तरीके से बना हुआ था। कुछ देर बाद सभी घर वाले उठ गए और नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में मेट्स ने टेबल पर नाश्ता लगा कर रख दिया, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। अरे आज नाश्ता तो बिल्कुल हिंदुस्तानी तरीके से बना हुआ है। पोहा, खिचड़ी, पराठे, आलू की भुजिया और दूध की चाय। कविता, क्या ये तुमने बनाया है? तभी उसकी बहू बोलती है, बुआ सास ने ही बनाया होगा, वरना हमारी मेसर्ज तो ऐसा खाना नहीं बना सकती। क्या हो गया कविता जी, आज बड़ा खुश हैं आप? फिर त्योहारों की खुशी में आपने यह सब बना डाला? अरे आप सभी भूल गए क्या? घर में नई बहू आई है और आज उसकी पहली रसोई है, उसी ने यह सब बनाया है। इतना सुनते ही जिस बात को अभी तक सभी भूले हुए थे उससे अचानक उनके घरों में सबके विस्फोट कर दिए। नताशा, दिया और कुनिका ने तुरंत मुंह बना लिया। वहीं आलोक और सौरभ से नाश्ते को छोड़ा नहीं जा रहा था। कविता ने अर्पिता को रसोई से वहां बुलाया और खाने की तारीफ़ की। मानना पड़ेगा बहू, तू बाकी अच्छा खाना बनाती है। हमने बिल्कुल मज़ा आ गया, ऐसा खाना बहुत दिन के बाद खाया। अरे क्या अच्छा खाना बना, नाश्ते में ही पूरे दिन के खाने का इंतज़ाम कर दिया। भला ऐसे नाश्ता बनता है? भारी खाना कौन खाता है आज के नाश्ते में? अरे इस तरह तो सिर्फ गांव के देहात के लोग ही नाश्ता करते हैं। तभी अर्पिता बोलती है, मैं गांव की हूँ माँ जी, हमारे यहाँ ऐसा ही नाश्ता किया जाता है। अगर ऐसा है तो सब कुछ तुम ही खाओ। माँ, भाभी चलिए। वहाँ से सभी तीनों उठकर चली जाती हैं और फिर लेकिन कविता, आलोक, सौरभ और राघव सभी नाश्ता करते हैं और अर्पिता अपने मन को समझा लिया। सभी नाश्ता करते हैं और अर्पिता की खूब सारी तारीफ़ करते हैं। बोलते हैं, वाह बहू, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। सभी नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं और फिर अर्पिता अपने कमरे में
जाती है। वहीं अर्पिता घर में अकेली बोर हो रही थी। तभी कविता उसके कमरे में आई। अरे तुम इस तरह अकेली क्यों बैठी हो? चलो मैं तुम्हें हमारा घर दिखा देती हूँ। कविता और अर्पिता का हाथ पकड़कर और उसे घर दिखाने लगी। इस बीच कविता ने उसे अपने बारे में भी बताया। देखो, यह है हमारा गार्डन और यहाँ एक छोटा सा तालाब भी है जिसमें छोटी छोटी मछलियाँ हैं। दोनों घर के गार्डन में बने तालाब के पास बैठ गई और मछलियों को देखने लगी। तालाब का पानी काफ़ी साफ था जिसमें रंग बिरंगी छोटी छोटी मछलियाँ साफ तैरती नज़र आ रही थी। इसी बीच कविता ने अर्पिता से उसके बारे में पूछा। असल में इंडिया में मैं राघव जी की कंपनी में अभी 1 महीने पहले ही काम पर लगी थी। राघव जी को मेरा काम हमेशा पसंद आता। इसी बीच उनसे अच्छी बोलचाल हो गई। मैं एक गांव की लड़की हूं, लेकिन अपने माता पिता का सहारा बनने के लिए मैंने शहर में नौकरी की। मुझे घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के साथ साथ बाकी सारे काम भी सिखाए हैं। तुम्हारी बातों से ही पता चलता है बहू कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं। सास बहू दोनों आपस में बात कर रही थी और शायद इन्हीं संस्कारों और सादगी की वजह से मैं राघव जी को पसंद आ गई और एक दिन अचानक ही वह मेरा हाथ मांगने मेरे घर चले आए। माँ और बाबा इस रिश्ते से काफ़ी खुश थे, इसलिए उन्होंने मुझे विदा करके राघव जी के साथ भेज दिया। हमारा राघव यहाँ रहता है, काम करता है, लेकिन उसकी सोच अपने देश से ही है जुड़ी हुई है, इसलिए उसने यह फैसला लिया होगा, छोड़कर तुम्हें पसंद कर लिया। अब इस तरह बातें करते हुए कविता ने अर्पिता को पूरा घर दिखाया। कविता और अर्पिता साथ में काफ़ी हंसी खुशी रहने लगी। इसी तरह और इससे घर की बाकी औरतों को दिक्कत हो रही थी। दिन गुजरे और अब छठ पूजा करीब आ चुका था। तभी अर्पिता, अम्मा आप सभी चीज़ों की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, राघव जी 2 दिन बाद आपसे सारा सामान लेने आएंगे। बेटा तू सच में छठ पूजा का व्रत करेगी? अरे माँ, जिस तरह आप रखती हैं, आपने भी तो हमेशा से छठ पूजा का व्रत रखा है ना। तब मैं आपकी हर एक चीज़ का ख्याल रखती थी, लेकिन इस बार मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। तभी उसकी माँ बोलती है, अरे तू मेरी चिंता मत कर, मुझे तो इस बाकी सबकी आदत हो गई है, बस तू अपना ख्याल रखना। वैसे तेरे घर में और कौन कौन छठ पूजा का व्रत रखेगा? इस अर्पिता कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उसके ससुराल में किसी को छठ पूजा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अर्पिता की खामोशी पर उसकी माँ को सब समझ आ गया, लेकिन फिर भी यशोदा ने उसे व्रत रखने से नहीं रोका। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। ठीक है बेटा, सभी सामान का इंतज़ाम कर लूँगी, तू जमाई को भेज देना और अपने परिवार का ख्याल रखना। शुक्रिया माँ, आप भी अपना और बाबा का ख्याल रखना। मैं जल्दी ही आपसे मिलने वाली हूँ। इतना बात सुनकर अर्पिता की सारी बातें कविता ने सुन ली और उसे भी उसकी बातों पर काफ़ी हैरानी हुई। सच में अर्पिता, तुम छठ पूजा का व्रत रखोगी? तुम्हें पता है ना कि यहाँ कोई भी छठ पूजा में तुम्हारे साथ शामिल नहीं होगा। बुआ जी, मेरी माँ हमेशा से छठ पूजा का व्रत अकेले रखती थी, इसलिए मैं भी अपनी ज़िंदगी में इस पूजा को शामिल करना चाहती हूँ। अर्पिता की बातें सुनकर कविता की आंखों में आंसू भर आए। अर्पिता बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कविता ने सोचा था। दिन गुजरे और देखते ही देखते छठ पूजा का पहला दिन आ गया। चाहे कोई भी बाधा बने और कोई भी रोके, मैं छठ पूजा का यह व्रत रख कर रहूँगी। अर्पिता ने मन में सोच लिया था, मुझे शक्ति देना देवी माँ, आज छठ पूजा का पहला दिन है। आज मुझे अच्छे से घर और अपने तन मन को शुद्ध करना होगा। इसके बाद अर्पिता बाकी तैयारी शुरू कर देती है। वहीं दोनों सास बहू बालकनी में बैठी हुई पिज्ज़ा, फ्राइड चिकन, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक खा पी रही थी। वहीं अर्पिता ने घर के अच्छे से साफ़ सफाई की, जिसमें उसे ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि घर पहले से ही साफ़ था। लेकिन अब वहीं बालकनी में गई तो उसने देखा कि बालकनी में बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी। अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई और मैंने यह सब देख लिया। कितना गंदा फैला कर रखी हैं इन तीनों ने। सारी चीज़ें खाकर उनके डब्बे यहीं फेंक दिया है और सारा तो खाई नहीं बल्कि सब तरफ फैलाई हैं। अब मुझे अकेले ये सब साफ़ करना पड़ेगा। तभी अर्पिता धीरे धीरे सारा सामान उठाया और उसके बाद झाड़ू पोछा लगा कर घर की सफाई, बालकनी को साफ़ किया। अब अर्पिता घर की सफाई करके काफ़ी थक चुकी थी। आज मुझे व्रत के अनुसार ही खाना खाना होगा, लेकिन मैं ऐसा खाना लाऊं कहाँ से? और यहाँ तो कोई पवित्र नदी है ही नहीं, मैं उस कहाँ स्नान करूँगी? तभी अर्पिता को अपने गार्डन का तालाब नज़र आया जिसका पानी हमेशा साफ़ रहता था। अर्पिता अपनी साड़ी पहने
तालाब में उतरी और तालाब की सफाई करती है। मुझे यकीन है भगवान मेरी छठ पूजा को स्वीकार करेंगे। अब मुझे अपना व्रत वाला खाना बनाना होगा। तभी अर्पिता नहा धो करके अपने किचन में जाती है। अर्पिता ने अपने व्रत के खाने को बनाने में अपने 7 सामान का इस्तेमाल किया, जिसमें कुछ दाल और चावल मौजूद थे। अर्पिता ने उन्हीं से भात बनाकर उन्हें खाया और व्रत की शुरुआत की। बुआ जी का सामान लेने को तो मैंने राघव जी को माँ के पास भेज दिया है। माँ ने सब लेकर रखा हुआ है। शाम तक राघव जी वो सारा सामान ले आएंगे। लेकिन बुआ जी, मुझे प्रसाद बनाने के लिए कुछ फल चाहिए होंगे जिनसे मैं खाजा और ठेकुआ बना सकूं। तभी कविता बोलती है, तुम यह सब अकेले कर लोगी अर्पिता। तुम्हें पता है घर में और कोई भी तुम्हारी तरह छठ पूजा का व्रत नहीं रख रहा है। तो क्या हुआ बुआ जी, मेरी माँ भी इसी तरह व्रत रखती थी और आज भी उन्होंने व्रत रखा होगा। लेकिन आज मैं उनके साथ नहीं हूँ, पर उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि मैं भी छठ पूजा व्रत रख रही हूँ। ठीक है अर्पिता, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सीधा फार्म पर ले चलूँगी, वहाँ जहाँ तुम्हें बिल्कुल फ्रेश फल मिलेंगे। तुम उन्हीं से प्रसाद बना लेना। कविता अर्पिता को गाड़ी में बैठाकर लंदन के फार्मिंग एरिया में पहुँची, जहाँ फार्म इंडिया जैसे नहीं थे। यह देखकर अर्पिता काफ़ी हैरान हुई। वहाँ इतनी सफाई है, ऊपर से सर पर जाल भी लगा हुआ है ताकि कोई कीट पतंगा आकर फसल खराब ना करे। और सबसे बड़ी बात, चलने के लिए फर्श और फसल के लिए कच्ची ज़मीन को अलग किया गया है। हाँ अर्पिता, यह बिल्कुल मॉडर्न फार्म है और यहाँ पर भी तुम्हें किसी भी चीज़ में मिलावट नहीं मिलेगी। इसी तरह कविता अर्पिता को अलग अलग बागों और खेतों में लेकर गई, जहाँ से अर्पिता अनार, अनानास, सेब, केला आदि जैसे कई फल लाई। बाकी सामान के लिए कविता अर्पिता को लंदन के एक बड़े मार्केट में लेकर गई, जहाँ से अर्पिता ने मिठाई बनाने का सामान लिया। इस समय कविता को काफ़ी खुशी हो रही थी। इसी तरह झटका पहला दिन खत्म हुआ, अगला दिन निकल गया। आज खरना है और माँ ने बताया था कि आज मुझे निर्जला उपवास करना है, जिसे सूर्यास्त होने पर ही खोला जाएगा। अब मैं आराम से खीर और रोटी बना सकती हूँ। बाकी सामान राघव जी ले आएंगे। लेकिन बुआ, यहाँ के लोगों ने भी आज तक छठ पूजा का खरना वाला प्रसाद नहीं खाया होगा, तो क्यों ना हम यहाँ के लोगों को भी यह प्रसाद दे आऊँ। अरे यहाँ भी तो लोग रहते हैं ना, उन्हीं को प्रसाद बांटना है। लेकिन बुआ, इन लोगों को इस बारे में क्या पता, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर किसी को प्रसाद पसंद ना आए और हमारे प्रसाद का अपमान हो। तभी कविता बोलती है, कोई भी ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर भी अर्पिता ने शाम तक प्रसाद बना लिया और फिर अपना व्रत खोलकर कविता के साथ प्रसाद बांटने को निकली। कविता को पूरे दिन निर्जला उपवास रखने के बाद अब थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। तभी, ओ मिसेज कविता, यह कौन है। तभी कविता बोलती है, यह हमारी नई डॉटर इनला है और हम अपने खास फेस्टिवल पर स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यह लीजिए, यह है कुछ फ्रूट्स, मिठाई और खीर। वो बहुत अच्छा, मैंने सुना है इंडिया में वेरी टेस्टी स्वीट्स बनाया जाता है और आप दोनों का ड्रेस भी वेरी ब्यूटीफुल है। और फिर शुक्रिया मिसेज लॉरेन, अगर आप चाहती हैं तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं। इस पर लॉरेन भी अर्पिता के साथ हो गई और उसने भी अर्पिता और कविता के साथ प्रसाद बंटवाया। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल कंट्री। मिसेज कविता, यहाँ 3 ईयर्स से रह रहा है मैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज़, हम भी जानना चाहते हैं कि आपके फेस्टिवल में और क्या क्या होता है। कविता, इसी तरह सोफिया, लॉरेन, सूजी और सबरीना चारों कई अर्पिता के साथ मोल गई और जब कुनिका तक यह सब खबर पहुंची तब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गंवार अब क्या समझती है, यह लड़की खुद को हमारे घर का आकर कुछ भी करेगी, बेवकूफ़ कहीं की। यहाँ के लोगों के बीच प्रसाद बांटने गई, जैसे यह लोग कितना जानते हैं सबको, सबके सामने हमारा मजाक बनवा देगी। मुझे तो बुआ पर गुस्सा आ रहा है मम्मी जी, पता नहीं कैसे उसकी बातों में आकर खुद को भी अपने साथ चल रही हैं। कुछ ही देर में अर्पिता, कविता और बाकी अंग्रेजन पड़ोसनों के साथ घर वापस लौटी, जिसे देखकर कुनिका के होश उड़ गए। आप क्या बोल रहा था कुनिका जी, एक विदेशन बोलती है। फेस्टिवल नहीं है आपका, डॉटर इनला तो इतना अच्छा फेस्टिवल मना रहा है, सबको बता दिया। आपका डॉटर इनला सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आप नहीं करता है।
क्यों नहीं करते हैं आप, जिससे दिया, नताशा और कोनिका को उम्मीद भी नहीं थी। सबरीना आकर भी उनसे सब कह रही थी। हम तो आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन आपने कभी अपनी कंट्री के बारे में कुछ नहीं बताया। तभी इस पर तीनों को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अर्पिता की वजह से उनकी बेइज्जती हुई, लेकिन यहाँ उनकी खुद की गलती की वजह से उन्हें सब सुनना पड़ रहा था। कुछ देर बाद अर्पिता से थोड़ी बातें की और खीर और फलों से बनी मिठाई की तारीफ़ की। इसके बाद सभी अपने घर लौट गए, जहाँ राघव भी सामान लेकर घर पहुँच गया। लेकिन कोई चीज़ तो रह नहीं गई राघव जी। पूजा का सामान, बास्ट की टोकरी, गन्ने, कलश, अगरबत्ती। अरे अर्पिता, माँ ने सारी तैयारी की हुई थी, बस मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि सब लाया हुआ रखा हुआ है और उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया है। मेरी माँ हर छोटी बड़ी चीज़ का हमेशा ख्याल रखती है। माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा और मेरी दुआ आपके साथ हमेशा रहेगी। अर्पिता ने धर्मेंद्र, राघव और सौरभ को भी खीर, रोटी और मिठाई दी, जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आई। वहीं नताशा और कुनिका यह सब देखकर चिढ़ रही थी। इसी तरह छठ पूजा का दूसरा दिन भी खत्म हुआ। दिन खत्म हो गया। छठ पूजा के मुख्य दिन यानी संध्या अर्घ को अर्पित नाग तक सिंदूर लगाकर ठेकुआ, मठरी, पूरी और खाजा बनाई और लाल साड़ी पहनकर त्योहार तैयारी हुई। आज मुझे 36 घंटे का निर्जला उपवास रखना है बुआ जी, और पूजा की तैयारी भी करनी है। इसके साथ मुझे खाना भी बनाना होगा। हे छठी मैया, मुझे शक्ति देती रहना। तुम अपनी पहली छठ पूजा पर बहुत किस्मत से काम ले रही हो अर्पिता। मुझे यकीन है कि तुम सब कुछ कर लोगी। अर्पिता को लग रहा था कि वो अकेली है, लेकिन ऐसा नहीं था। सबरीना, लारीन, सूजी और सोफिया भी उसके साथ छठ पूजा में शामिल होने के लिए आई, जिन्हें देख अर्पिता को बहुत खुशी हुई। वहीं कविता का इंतज़ार करते करते अंजलि और सुकृति भी वहां पहुंच गई। अरे माँ जी, आपको बड़ा मन लग रहा है मामी के घर। हाँ, आप तो वापस ही नहीं आना चाहती हैं। क्या करूं, अर्पिता बहू है इतनी अच्छी है कि मेरा इसे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। सुकृति यह बात सुनकर पूरी चिढ़ गई कि तभी थोड़ी देर बाद अर्पिता अपनी नई अंग्रेजन दोस्तों के साथ गार्डन में आई, जिसे देखकर सुकृति हैरान रह गई। अर्पिता ने अपनी अंग्रेजन दोस्तों को भी अपनी तरह लाल, नारंगी और रंग की साड़ी पहनाई और उनके भी सिंदूर लगाया। यह देखकर अंजलि और दिया का भी तैयार होने का मन करने लगा। चलो हम भी इन सबके साथ शामिल होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा भी मन कर रहा है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का। कितने लंबे समय के बाद घर में ऐसी चहल पहल हो रही है। दिया और अंजलि भी अच्छे से कपड़े बदल कर आई और उन्होंने घर के गार्डन को सजाया। धीरे धीरे समय बीता और कठिन उपवास की वजह से अर्पिता को चक्कर महसूस होने लगे। तभी एक अंग्रेजन बोलती है, ओ माय गॉड, अरे अर्पिता, तुम ठीक हो ना? सुबह से तुम व्रत हो, खाना पीना ना खाने की वजह से थोड़ा चक्कर आ रहा है। अर्पिता बहू सुबह से तैयारी में लगी हुई है, अब कुछ देर के लिए सो जा, जब शाम होगी मैं तुम्हें उठा दूंगी। अर्पिता ने कविता की बात मानी और गार्डन में कविता की गोद में सर रखकर सो गई। वहीं यह सब देखकर स्वीकृति को बहुत जलन और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सूरज डूबने से कुछ समय पहले कविता ने अर्पिता को जगाया और फिर अर्पिता ने गार्डन के साफ पानी वाले तालाब में उतरकर डूबते सूर्य को अर्घ दिया और उसके बाद गार्डन के बड़े तालाब में उतरी। उसे देख बाकी अंग्रेजन बहुओं ने भी उसी की तरह कलश उठाकर सूर्य देव को अर्घ दिया। वाटर से कितना अच्छा स्मेल आ रहा है, एक अंग्रेजन बोल रही थी, और पोंड को भी कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी में सुगंधित सामग्रियों को डाला गया है, इसलिए पानी में इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। तो यह सब बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच अर्पिता, तुमने हम लोगों को इतनी अच्छी बात सिखाई। इसी तरह शाम को तालाब के किनारे पूजा की सामग्री और गन्ना, नारियल और फलों से बड़ी टोकरियों को सजाकर अर्पिता ने सबके साथ पूजा की। सिर्फ सुकृति, कुनिका और नताशा पीछे खड़ी यह सब देखकर अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मैं भी इसे अगरबत्ती बोलते हैं ना, या मिसेज लोरेल, क्या आप भी अपने घर के लिए लेना चाहेंगी? मेरे पास बहुत सारी है, इसे मैं अपने घर ले जाऊंगी। इसमें फ्लावर जैसा स्मेल आ रहा है। अर्पिता ने अपनी सभी अंग्रेजन दोस्तों को अगरबत्ती दी, जिसके बाद अर्पिता ने छठ पूजा के गीत गाए। उसके मधुर आवाज़ सुनकर सभी गीतों में मग्न हो गए। तालाब में दिए तैर रहे थे, खुशबू से पानी महक रहा था और अर्पिता की सुरीली आवाज़
सजे हुए पूरे गार्डन में फैल रही थी, जिसे सुनकर धर्मेंद्र, सौरभ और राघव भी उनके साथ शामिल हो गए। जिसके बाद कविता ने सबको छठ पूजा की कथा सुनाई, जिसे दिया और अंजलि ने अंग्रेज़ों ने पड़ोसनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया। आपका फेस्टिवल सच में वंडरफुल है और आप फेस्टिवल पर बहुत अच्छी डेकोरेशन करती हैं। क्या आज इस फेस्टिवल का एंडिंग है? तभी अर्पिता बोलती है, नो मिसेस सोफिया, आज नहीं, अभी मुझे अपना 36 घंटों का फास्ट पूरा करना है। कल सनराइज होने पर ही फास्ट कंप्लीट होगा। अर्पिता, माय डॉटर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम में वेरी स्ट्रांग हो। सभी वुमेंस को तुम्हारी तरह स्ट्रांग होना चाहिए। थैंक यू सो मच आंटी सबरीना, यह बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इसी तरह हंसी खुशी अभी के साथ छठ पूजा का तीसरा दिन भी खत्म हुआ। सभी अंग्रेज़ें अपने घरों को वापस लौट आई। यहाँ कुनिका, नताशा और सुकृति अपना मुंह छिपाए फिर रही थी। अब उन्हें अपनी सारी गलती साफ नज़र आ रही थी। तभी कुनिका बोलती है, हमें तो लगता था कि यहाँ ऐसा कुछ करने से हमारी बेइज्जती होगी, लेकिन ये सब तो यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। हम भारतीय महिलाएं होकर भी ये सबसे दूर हो चुके हैं। विदेशी महिलाएं अर्पिता के साथ सब कुछ कर रही हैं। सच कहूँ तो मामी, मुझे तो शर्म आने लगी है, पलके भी उठा नहीं पा रही हूँ। हमें हिंदुस्तानी होकर भी अपने देश की संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए था। तीनों सास बहुओं की रात इसी तरह बेचैनी में यह सब सोचते सोचते कट गई। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही अर्पिता की नींद खुली और वह तैयार होकर गार्डन में पहुंची, लेकिन जो उसने वहां देखा उसे देखकर उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आप सब यहाँ, वो भी इतनी सुबह? यस माय डॉटर, हम यहाँ तुम्हारी पूजा को कंप्लीट होते देखना चाहते हैं। सभी अंग्रेजन वहाँ पहुँच चुकी थी। कविता और अंजलि के साथ सबरीना, सूजी, लोरेन और सोफिया भी वहाँ मौजूद थी। आप सब लोग सच में बहुत अच्छे हैं। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा और अर्पिता ने पानी में उतरकर सूर्यदेव को अर्घ दिया। अर्पिता पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके हाथों में कलश था, जिससे वह सूर्य को अर्घ दे रही थी। यह नज़ारा देखकर सबकी आंखें चमक उठी। जिसके बाद कविता ने गले से लगा लिया, तूने सच में मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी बहू। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जीवन में बिल्कुल एक देवी के समान है तू। यह सब देखकर दिया और अंजलि की आंखें भर आई। वहीं रात भर नींद न आने पर सुकृति, कुनिका और नताशा भी यह सब देख रही थी और उनकी आंखों में भी पछतावे के आंसू थे। अर्पिता ने कच्चे दूध का शरबत पीकर अपना व्रत खोला और फिर सभी को प्रसाद दिया। जिसके बाद कुनिका को नताशा ने अर्पित से माफ़ी मांगी। आप सभी माफ़ी मत मांगिए, आपको इस बात का एहसास हो चुका है, बस इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। और अब इसी तरह सभी ने अर्पिता को अपना लिया और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। और अब भी जब भी छठ पूजा का फेस्टिवल आता तो सास बहू जेठानी भी बहू की मदद करती और उसके साथ सभी फेस्टिवल अच्छे से मनाती। वहीं अर्पिता की अंग्रेज सहेली भी उसका पूरा साथ दिया करती और ऐसे ही हर साल अंग्रेजन सहेलियों के साथ फर्स्ट छठ पूजा मनाया करती थी। जय छठी मैया की।